तो दोस्तों फाइनली मैं आपको वो खबर देने जा रहा हूँ जिसके बारे में न तो कभी मैंने कल्पना की थी कि मैं आपको इस तरह की कोई खबर दूंगा और ना ही कभी आपने कल्पना की होगी इतनी भयानक कि आप इस तरह की खबर खंडवा डिफेंस फैक्ट पर सुनने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन सिनेरियो ही कुछ ऐसे बन गए हैं। अभी भगवान करे कि ये जो कुछ भी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारी की सारी झूठ हो, क्योंकि अगर ये सही होती है तो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा उलटफेर हो जाएगा दुनिया के अंदर। जियोपॉलिटिकली इतना ज्यादा चेंज आने वाला है, इतनी सारी दुर्लभ चीजें हम लोग होते हुए देखेंगे जिसकी कल्पना यकीनन हमने पहले कभी नहीं की होगी। खासकर हमारा सबसे प्यारा दोस्त, हमारा छोटा भाई इजराइल खासा परेशान हो सकता है। आगे आप वीडियो देखते रहिए, मैं आपको सारी कुछ चीजें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। आप अपना ओपिनियन हर हाल में इस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध जो लड़ रहा था इसमें खासा उसे नुकसान हुआ और खासे डेंट पहुंचाए गए। इसके पीछे का कारण क्या है? यूक्रेनियन फोर्सेस की कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, ना ही यूक्रेन के पास इतने सारे वेपन्स थे कि वो रशिया जैसे सैन्य सुपर पावर देश को कोई बड़ा लंबा चौड़ा डेंट पहुंचा पाए। लेकिन इसके बावजूद ये सारी चीजें हुई। रशिया के कई सारे सोल्जर्स मारे गए, रशिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस भी आए, कई सारे रशियंस देश छोड़कर भाग गए। तो इस तरह की चीजों के पीछे जिम्मेदार वेस्टर्न कंट्रीज है। इन्होंने इस युद्ध को मजाक में लिया और अपना सारा का सारा समर्थन, सारे हथियार, सारा पैसा यूक्रेन के हवाले कर दिया और उसे लड़ने के लिए अपने सोल्जर्स तक दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि रशिया के पास डू और डाई वाली कंडीशन बची। अब इसके बाद खेल शुरू होता है ईरान का, और बताया जा रहा है कि ईरान ने यहाँ पर एडवांटेज लेने की पूरी कोशिश की। हम सभी लोग जानते हैं कि ईरान की तरफ से कई सारे ड्रोन्स रशिया को भेजे गए। अभी रिसेंटली कुछ कामिकाज़े ड्रोन्स वगैरह के लिए ईरान ने इस बात को स्वीकार तक कर लिया है कि हाँ, हमने रशिया को ये ड्रोन सौंपे थे। हालांकि उन्होंने वहां पर इफ एंड बट डाल दिया कि ये युद्ध शुरू होने से पहले दिए गए थे। पता नहीं इस युद्ध के दौरान हमारे ड्रोन्स वगैरह उन्होंने इस्तेमाल किए हैं इस युद्ध में या फिर नहीं, ये हमें नहीं पता। लेकिन अब जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि रशिया को उन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं, तो डेफिनेटली हम सभी के सामने ये स्थिति क्लियर हो जाती है कि इस युद्ध के दौरान ईरान ने रशिया की मदद की। रशिया को ये कामिकाज़े ड्रोन्स काफी काम भी आए। जो रशिया के पास क्रूज मिसाइल्स का क्राइसिस चल रहा था, उस क्रूज मिसाइल के क्राइसिस को कामिकाज़े ड्रोन ने पूरा किया और यकीनन वो बहुत ज्यादा कारगर साबित हुए। इसी के साथ साथ बताया ये भी जाता था कि ईरान की तरफ से अपने सोल्जर्स तक भेजे गए रशियन फोर्सेस की मदद के लिए, और वहां पर वो लोग लड़ भी रहे हैं। तो अब भाई इसका रिटर्न गिफ्ट तो ईरान को मिलना था। लेकिन दोस्तों रिटर्न गिफ्ट में कोई इतनी बड़ी चीज दे देगा, ये थोड़ा सा सोच के परे है। क्योंकि बताया जा रहा है, एक्चुअली अमेरिकन मीडिया की तरफ से इस बात का खुलासा किया जा रहा है कि दुनिया में 10वां एक न्यूक्लियर स्टेट बनने जा रहा है ईरान। और ईरान जो न्यूक्लियर पावर संपन्न देश बन जाएगा, इसके पीछे ईरान की अपनी मेहनत नहीं रहेगी, बल्कि जिम्मेदार रहेगा रशिया। यहाँ तक बातें बताई जा रही है कि रशिया खुद अपने द्वारा बनाए गए न्यूक्लियर वेपन्स यानी न्यूक्लियर वॉरहेड्स वो सौंप देगा ईरान को। यानी कुछ की मात्रा में शुरुआती तौर पर ईरान को सौंप दिए जाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स। इसके अलावा ईरान को टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी ताकि ईरान खुद के बूते भी न्यूक्लियर वेपन्स बना सके। और इस तरह से ईरान दुनिया का 10वां देश बन जाएगा जो कि परमाणु संपन्न राष्ट्र होगा। अब आप सोचिए कि अगर ऐसा होता है तो ये कितनी भयानक तस्वीर होगी। ईरान जैसे देश को, जिसके अंडर में कई सारे आतंकवादी संगठन काम करते हैं, कई सारे आतंकवादी संगठनों के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है, उसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स जाना, जिस देश में बराबर डेमोक्रेसी भी नहीं है, होगा क्या? ये इस समय बड़ी ही भयानक चिंता में दुनिया को डाल देने जैसा है। अगर ऐसा होता है तो इजराइल परेशान हो सकता है, सऊदी अरेबिया, ईरान, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी परेशान हो जाएगा। और ईरान की बात की जाए तो ऐसी परिस्थिति में वो एक पावर हाउस के तौर पर जाना जाएगा मिडिल ईस्ट के अंदर, इजराइल की टक्कर का। क्योंकि वैसे भी ईरान काफी तगड़ा देश है, केवल एक न्यूक्लियर वेपन्स की तुलना में ही वो मार खा रहा था इजराइल से। बाकी लगभग सारे कामों में वो लगभग इजराइल के समकक्ष आ गया था। थोड़े बहुत सैंक्शंस वगैरह लगे थे, इस वजह से उसकी इकोनॉमी ढीली ढाली जरूर चल रही थी, तो वो कमी पूर्ति भी यहाँ पर हो जाएगी। अभी हम लोग सभी जानते हैं कि इजराइल के पास काफी समय से न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन उनके टेस्ट तक नहीं किए गए, ना ही उसके बारे में कभी बयान दिया गया, ना ही उसको लेकर किसी तरह की विध्वंसक धमकियां दी गई। इजराइल ने अल्टीमेटली अपने न्यूक्लियर वेपन्स केवल और केवल अपनी सुरक्षा के लिए बनाए हैं। एक्सपर्ट्स का यहाँ तक मानना है, मैंने कई बार रिपोर्ट्स इस तरह की पढ़ी है, कि इजराइल की जगह अगर ईरान के पास इतने समय से न्यूक्लियर वेपन्स होते तो शायद एक आधा दाग दिया होता इजराइल के ऊपर। तो स्थिति बड़ी भयानक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि ये सारा कुछ प्रोपोगेंडा भी हो, क्योंकि हम लोग कुछ समय से देख रहे हैं कि रशिया लगातार ये आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन डर्टी बम बना रहा है, और डर्टी बम के लिए पाकिस्तान तक का नाम आया था कि पाकिस्तान उसे टेक्नोलॉजी सौंप रहा है, और बाकी सारे यूरोपियन देश और वेस्टर्न कंट्रीज पूरी ये उसे समर्थन भी दे रहे हैं इस बात के लिए। और यूक्रेन डर्टी बम बनाकर रशिया के ऊपर अटैक भी करेगा इनसे। और इसके आगे रशिया ने कहा था कि इसके जवाब में फिर हमें भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना होगा यूक्रेन के खिलाफ।
तो यहाँ पर मे बी कि वेस्टर्न मीडिया या अमेरिकन मीडिया इस तरह का प्रोपोगेंडा इसी बात को काउंटर करने के लिए की कर रही हो। यानी अभी तक एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि रशिया डर्टी बम की बात करके प्रोपोगेंडा कर रहा है, एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स दागने के लिए बहाना ढूंढ रहा है। लेकिन अब इसी तरह की बात अमेरिका भी कर रहा हो रशिया को बदनाम करने के लिए, तो कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चलती रहती है। लेकिन अगर ये बातें सही है और ईरान को अगर न्यूक्लियर वेपन्स मिल जाएंगे, वो भी रशियन, और रशियन टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, तो भाई बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है, बहुत बड़ा। ये यकीनन वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है, संभवतः हो सकती है। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? आप अपना ओपिनियन यहाँ पर जरूर दीजिएगा। जय हिंद।